नमस्कार, बड़ी बहस लेकर आपके साथ मैं हूं शेखर त्रिवेदी। उत्तर प्रदेश में 11 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न हुए, लेकिन नतीजों के आने तक यहां के सियासी गलियारों में गहमा गहमी तेज रहेगी, खासकर बीजेपी और एसपी के लिए, जिसके लिए उत्तर प्रदेश का यह उपचुनाव साख का सवाल बन चुका है। इस मुद्दे पर हम बड़ी बहस में चर्चा करेंगे। साथ ही यूपी में से कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जो प्रदेश में अपराधियों के बढ़ते हौसले की गवाह हैं, साथ ही पुलिस की बेबसी पर भी सवाल उठाती हैं। इस पर भी हम करेंगे बड़ी बहस। उत्तर प्रदेश में अपराधी किस कदर बेखौफ हैं, इसकी जीती जागती तस्वीर देखने को मिली फिरोजाबाद में। यहां एक अपराधी को पकड़ने गई पुलिस को एक बदमाश ने तमंचे की नोक पर जमकर नचाया और आखिर में पुलिस को उल्टे पांव भागना पड़ा। यूपी पुलिस पर भारी एक अपराधी, बेखौफ बदमाश का हाई वोल्टेज ड्रामा। ये तस्वीरें हैं फिरोजाबाद के थाना उत्तर इलाके की, जहां 307 के मामले में आरोपी नकुल यादव को गिरफ्तार करने गई पुलिस टीम पर उसके भाई मोनू ने हमला बोल दिया। यूपी पुलिस के आगे बेखौफ अपराधी की ये बेखौफ हरकत रामकृष्ण नगर के जलेसर रोड से उस वक्त सामने आई जब इस बदमाश के भाई नकुल को पुलिस पकड़ने ही वाली थी। काफी छानबीन के बाद नकुल तो घर में नहीं मिला, लेकिन वहां मौजूद मोनू को लगा कि पुलिस उसे ही गिरफ्तार करने आई है। मोनू भी बदमाश है और अभी हफ्ते भर पहले ही जेल से छूटकर घर आया था, लिहाजा गिरफ्तारी की फिर आशंका ने मोनू को आग बबूला कर दिया और मोनू 8 पुलिसकर्मियों की टीम पर मौत बनकर टूट पड़ा। पुलिस टीम में थाना इंचार्ज भी शामिल थे, लेकिन कोई भी इस शख्स का सामना करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। मोनू पहले तो पुलिस कर्मियों पर फायरिंग करता रहा, फिर खुद की कनपटी पर हथियार रखकर पुलिस को धमकाने लगा। पुलिस और बदमाश के बीच ये ड्रामा करीब आधे घंटे तक चलता रहा और एक बेखौफ अपराधी के आगे लाचार पुलिस के 8 नुमाइंदे बैरंग वापस लौट गए। न तो 307 के मामले में आरोपी नकुल उनके हाथ लगा और न ही मोनू को वो गिरफ्तार कर पाए। शुक्रवार को अंजाम दी गई फायरिंग की वारदात में आरोपी है। इस मामले में कुल 4 बदमाशों को आरोपी बनाया गया था, जिसमें 3 को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी थी, लेकिन नकुल की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो पाई है। आरोप है कि नकुल और उसके साथियों की फायरिंग में शुक्रवार को एक सफाई कर्मी को गोली लगी थी, जो अभी भी गंभीर हालत में आगरा के एक अस्पताल में भर्ती है। फिलहाल नकुल पर शिकंजा कसने निकली पुलिस की नाकामी और फिर मोनू के बेखौफ हिमाकत के आगे पुलिस के घुटने टेकने की इस घटना ने यूपी पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल ये उठता है कि एसओ समेत 8 पुलिसकर्मियों के पास क्या कोई रास्ता नहीं बचा था कि वो मोनू नाम के इस बदमाश को गिरफ्तार कर ले जाते। प्रेमेंद्र कुमार, जी मीडिया, फिरोजाबाद। यहां तो एक बदमाश था, उसके पास एक कट्टा था और 8 ही पुलिस वाले थे। याद कीजिए, एक उत्तर प्रदेश में डकैत हुआ था कुछ समय पहले, घनश्याम केवट उसका नाम था। 500 पुलिस वाले लगे हुए थे, 500, 1-2 नहीं, 500 पुलिस वालों ने उसको घेरा हुआ था। 50 घंटे मुठभेड़ चली थी। हालांकि बाद में घनश्याम केवट मारा गया, लेकिन यह है उत्तर प्रदेश की पुलिस। प्रदेश में जिस तरीके के हालात बने हुए हैं, आखिर ऐसा क्यों है? हमारे साथ इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा के लिए लखनऊ से पूर्व डीजीपी केएल गुप्ता जी हैं। बहुत स्वागत है गुप्ता जी आपका। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आखिर उत्तर प्रदेश की पुलिस इतनी बेबस क्यों है? एक बदमाश एक कट्टा दिखाकर 8 पुलिस वालों को भगा देता है, उसमें एक एसआई है। ऐसी नौबत क्यों आती है?
हाँ, ये बड़ा देख करके और सुनकर बड़ा खराब लग रहा है। पुलिस पे बहुत ज्यादा प्रोफेशनल ट्रेनिंग हम लोग दिया करते हैं, कैसे बदमाशों से डील करना है, कैसे उनको आउटविट करना है। 8 अगर हम लोग फायर आर्म के साथ पुलिसमैन हैं तो कहीं आगे पीछे जा करके, या अगर वो आप पे गोली चला रहा था, यू कुड हैव शॉट एट हिम, शूट, डिसेबल करो, पैरों में मारो, हाथ पैर में मारो, उसको घायल करें, ये कर सकते। पता नहीं क्यों डर गए, और एसओ भी थे बता रहे हैं साथ में। तो टोटली इसका मतलब ये वहां की पुलिस इनइफेक्टिव हो गई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ये हालात सब जगह। अभी फिरोजाबाद में एक सिपाही को कुछ दिन पहले मार दिया गया था। तो आगरा और कानपुर मंडल के हालात आप सभी को पता है कि क्या हो रहे हैं। वहां की पुलिस जो है काम करने के लिए उन्होंने इफेक्टिवनेस उनकी खत्म कर दी है। ऐसे आदमी पोस्ट कर दिए जाते हैं जो लीडर, एसपीज, डीएसपीज वगैरह सब मिला करके, कि उनको कहा जाता है कि भाई आप अपने हमारे वोट बैंक, हमारे लोगों पे कुछ एक्शन नहीं लेंगे। तो पुलिस वैसे डिमोरलाइज है, लीडरशिप की कमी है, टोटली अनप्रोफेशनल सा दिख रहा है ये, कि एक आदमी जो एक लड़का जो है कट्टे के साथ फायर कर रहा है, 8 पुलिस वाले छिपे हुए। अरे कहीं जाकर के उसको डिसेबल कर सकते थे, आगे पीछे से मार, ऐसी बात नहीं। वो लड़का डिस्परेडो है, अच्छा क्रिमिनल्स है, जो हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसमें डर नहीं है। भाई पुलिस पे फायर करना हो थोड़ी, वो तो सरकार पे फायर कर रहा है। सरकार की इकबाल रसूख जो है उस पर चैलेंज कर रहा है। तो अब ये सरकार को भी सोचना है, हमारे पुलिस अधिकारी और ब्यूरोक्रेट्स को भी सोचना है कि हम कहां पहुंच रहे हैं, क्या हो रहा है। तो साहब मैं आपसे जानना चाहूंगा, रसातल में हम ठीक है, आपने सबसे पहले पॉलिटिकल जो हमारे लोग हैं, पॉलिटिकल सिस्टम पर सवाल उठा दिया है, उन लोगों पर सवाल उठाया है दरअसल जिन्हें चुन करके जनता भेजती है। अब सवाल ये है कि जनता ने, सरकार तो चुनना उसका काम है, वो तो जो पार्टियां हैं उस सिस्टम को बदल नहीं सकती, उनको खड़ा कर देगी। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, जो हमारे देश में, प्रदेश में आईएएस, आईपीएस, पीसीएस, ये सब जो चुनकर नहीं आते हैं, ये अपनी काबिलियत के दम पर आते हैं और एक बेहतर समाज की कल्पना के साथ ही अपनी ड्यूटी को ज्वाइन करते हैं। तो क्या हम ये मान लें कि उत्तर प्रदेश का जो आईपीएस है वो सिर्फ नौकरी करने के लिए आता है, महीने की तनख्वाह उठाने के लिए आता है? नहीं, ऐसा है। आईपीएस आईएएस से बड़े प्रोफेशनल तरीके से ट्रेन किए जाते हैं, बड़े अच्छे आते हैं, हम बड़े आइडियलिज्म लेके हम भी आते हैं, पर यहाँ आकर मार मार करके वो ठीक कर देते हैं कि भाई इस तरह रहना। अच्छे आदमी तो साइड लाइन्स में फेंक दिए जाते हैं या दिल्ली दरबार की तरफ चले जाते हैं। जो उनकी पॉलिटिकल सिस्टम को मान रहे, जाति, धर्म या करप्शन, मैंने 3 C बताए हैं, कास्टिज्म, कम्युनलिज्म एंड करप्शन, ये 3 ही फ्लरिश कर रहे हैं यहाँ पर। जो अधिकारी उसमें रंग जाता है वो तो रहता है फील्ड में, बाकी सब दाएं बाएं बेचारे पड़े रहते, जान बचा करके या दिल्ली की तरफ जाते हैं। अफसर बहुत अच्छे आते हैं, बाहर जाकर दिल्ली में आप देखो कैबिनेट सेक्रेटरी भी वही बनता है, डायरेक्टर आईबी भी बनता है, सब अच्छे पोस्ट पे होल्ड करते हैं। यहाँ काम ही नहीं करने देते राजनीति, क्यों? क्रिमिनलाइज हो गया सिस्टम। वो 30-35% तो हमारे माननीय लोग जो है आप जानते हो, तो वो क्यों चाहेंगे क्रिमिनल जस्टिस सुधार हो, पुलिस अच्छी हो, सही आदमी को पकड़े। तो ये जो प्रकरण हुआ है, ये जो फिरोजाबाद का प्रकरण आया है, आपकी बात से हमारे दर्शक क्या समझें कि एक बदमाश को पकड़ने के लिए फिरोजाबाद की पुलिस पहुंची। हमारे दर्शक जरा इस बात पर गौर करें कि एक बदमाश को पकड़ने के लिए उत्तर प्रदेश की पुलिस पहुंचती है, 8 लोगों की टीम है वो, और उसके बाद जैसे ही वो मौके पर पहुंचती है, ऊपर से कट्टा लगा करके वो बदमाश फायर करता है। तो हम क्या ये माने कि लखनऊ से फोन गया होगा किसी मंत्री का, विधायक का, या किसी ऐसे बहुत बड़े ताकतवर इंसान का, कि उस पुलिस को वहां से उल्टे पैर भागना पड़ा? या हो सकता है इस प्रकरण पे नहीं, इससे पहले क्या आप ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार में बैठे हुए या चुने हुए नुमाइंदों ने फोन करके आईपीएस, आईएएस, पीसीएस इन सबको धमका के रखा है? नहीं, मैंने यही कहा कि इस आदमी के लिए तो नहीं कहा होगा कि ये तो वैसे ही है, पर वहां का एक जनरल माहौल अब बन गया है। ओवर द पीरियड काम करते करते सभी को तजुर्बा हो जाता है कि वहां माहौल बन गया है कि वहां की पुलिस डिमोरलाइज है, इनइफेक्टिव भी है। अब इनइफेक्टिवनेस तो दिख ही रही है, अनप्रोफेशनल भी है। 8 आदमी बड़े आराम से घेर सकते हैं एक आदमी को, कोई पीछे से चढ़ के आ जाए, कोई कहीं से आवे, अपने राइफल से, रिवॉल्वर से गोली मार के उसके टांग में, हाथ में घायल भी कर सकते थे। तो क्यों डरे हुए, क्यों नहीं कर रहे थे? दिस इज टोटली अनप्रोफेशनल अप्रोच, कि इससे पुलिस की बदनामी, और आप देखोगे हमारे क्या इंप्रेशन पड़ रहा है समाज में और जनता में कि ये पुलिस ऐसी, एक आदमी रैंसम में लिए हुए पूरे समाज को, पूरी पुलिस फोर्स को। तो ये नहीं, तो जब उत्तर प्रदेश की सरकार के लोग जब ये बात कहते हैं, मंत्री, विधायक जब ये बात कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बिल्कुल ठीक है, हर चीज बिल्कुल ठीक तरीके से आगे बढ़ रही है, तो क्या वो झूठ बोलते हैं?
अब ये इसका तो फैसला आप ही लोग करिए, देखिए कि मतलब सामने क्या दिखता है, कथनी और कदीम कितना गैप है। अब इसमें कहने की जरूरत क्या है, ये आप सभी जानते हो। अब ये क्या दिख रहा है, सब यही सब है ना। उत्तर प्रदेश में बदमाश किस कदर बेखौफ हैं, इसकी तस्वीर सिर्फ फिरोजाबाद में देखने को मिलती है ऐसा नहीं है। और भी तस्वीरें हैं जो पुलिस और कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा करती हैं। यह मामला इलाहाबाद का है, जहां रंगदारी न देने पर बदमाशों ने अस्पताल पर ही बमबाजी कर दी। इलाहाबाद के इस अस्पताल में हर तरफ फैले कांच के टुकड़े ये बताने के लिए काफी है कि यहाँ एक संगीन वारदात को अंजाम दिया गया है। ये दहशत भरी उस वारदात की गवाही दे रहे हैं जिसने खामोशी भरे रात के अंधेरे में चीख पुकार का खौफ भर दिया। जी हाँ, इलाहाबाद के एक नामी प्राइवेट हॉस्पिटल को रंगदारी नहीं देने पर बदमाशों के कहर का शिकार होना पड़ा और ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे ने कैद कर ली। तारीख 11 सितंबर 2014, समय रात के 9:41 और 1 सेकंड। एक महिला अस्पताल में किसी काम से जा रही थी कि अचानक एक धमाका हुआ। इससे पहले कि वो महिला कुछ समझ पाती, ठीक 1 सेकंड बाद दूसरा धमाका हुआ। एक के बाद एक 2 बम धमाकों से इलाहाबाद का एक नामी अस्पताल दहल उठा। अफरा तफरी मच गई, दहशत का माहौल हो गया। अचानक हुए इन धमाकों ने अस्पताल में मौजूद स्टाफ और मरीजों के होश उड़ा दिए। लेकिन चंद सेकंड बाद ही तीसरी आंख में कैद हमलावरों की तस्वीर ने सारा माजरा साफ कर दिया। आप भी देखिए अस्पताल के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हमलावरों की ये तस्वीरें। रात का अंधेरा, अस्पताल के बाहर का पूरा माहौल सुनसान पड़ा था कि अचानक 2 बाइक सवार अस्पताल के बाहर आकर रुके। लेकिन ये कोई मरीज या राहगीर नहीं थे, बल्कि ये वो बदमाश थे जो अस्पताल पर हमले की पूरी प्लानिंग के साथ आए थे। इनमें से एक बदमाश बाइक से उतरा और एक के बाद एक 2 बम हॉस्पिटल की बिल्डिंग की तरफ उछाल दिए। इसके बाद दोनों बदमाश बाइक से भाग निकले। लोगों ने उनका पीछा करने की कोशिश जरूर की, लेकिन अंधेरे का फायदा उठाकर वो भाग निकले। मोटरसाइकिल पे 2 लोग आए जिन्होंने अपना कपड़ा मुंह पूरा कपड़े से ढक रखा था और सिर्फ आंख देखी जा सकती थी। एक मोटरसाइकिल पे 2 लोग थे, पीछे वाले ने उतर करके 2 बम जो है फिनिक्स हॉस्पिटल के अंदर तरफ, चूंकि ये रोड से थ्रो किया है बम, तो अंदर का जो मेन गेट है शीशे का, वहां तक दूसरा बम गया है। पहला गलियारे में गिर गया था, तो उससे मेन गेट के सारे दरवाजे और ये शीशे जो है चकनाचूर हो गए। किस्मत से किसी भी आदमी को कोई चोट नहीं आई है, वरना जो है ये एक स्ट्रांग बम था क्योंकि उसमें पिलेट्स और ये सब भी थे। हालांकि इस हमले में अस्पताल में मौजूद किसी भी स्टाफ या मरीज को कोई चोट नहीं पहुंची, लेकिन शहर के नामी अस्पताल पर इस हमले के बाद लोगों में दहशत भी है और गुस्सा भी। इस घटना के विरोध में शहर के दूसरे निजी अस्पतालों ने मरीजों को भर्ती न करने का ऐलान किया है। वहीं पुलिस ने भी मामले की गंभीरता को देखते हुए 4 लोगों को हिरासत में ले लिया है। पुलिस के द्वारा इस पर तत्परता पूर्वक कार्रवाई की गई है और हम लोगों ने इसमें मुकदमा दर्ज कर लिया है और जो भी अपराधी हैं इस तरह के जो संदिग्ध हैं उसमें 3-4 संदिग्ध लोगों को पुलिस ने अभी पकड़ा भी है और इस तरह की जो कार्रवाई कर रहे हैं ऐसे लोग, उसको पुलिस तत्काल उसको अरेस्ट में कमी आ सके। बताया जा रहा है कि छात्र संघ के चुनाव के नाम पर रंगदारी नहीं देने पर इस वारदात को अंजाम दिया गया, लेकिन संगम नगरी में अपराधियों के बढ़ते हौसले ने पुलिस और स्थानीय प्रशासन पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। दिनेश सिंह, जी मीडिया, इलाहाबाद। हमारे साथ केएल गुप्ता जी लखनऊ से जुड़े हुए हैं। गुप्ता साहब, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि पहले हिस्से में हम लोगों ने इस बात पर तो चर्चा कर ली कि जो अधिकारी हैं बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो साइडलाइन होकर के या तो पड़े हुए हैं या फिर उन्होंने समझौता कर लिया है। अब सवाल इस बात का है कि अस्पताल पर बम चल जाता है, वहां डॉक्टर हड़ताल कर देते हैं, बदमाश कट्टा दिखा करके पुलिस वालों को भगा देता है। तो ये जो स्थितियां हैं उसमें आम जनता के लिए क्या मैसेज है? क्या उत्तर प्रदेश की जनता अब ऐसे ही जीना सीख ले, या आपको लगता है कि कोई नया दिन होगा, कोई नया सूरज निकलेगा?
नहीं, ऐसा नहीं सीखना चाहिए, डिफीटिस्ट मेंटेलिटी नहीं होना चाहिए। देखिए क्रिमिनल्स आप टोटल देखें, सब जो आपका 1.8 या 2% ज्यादा नहीं, 98% लोग इनोसेंट हैं। फिर 98% पब्लिक जो है इंटरेस्ट लेती दूसरे कामों में, अपने काम से काम में मतलब रखती है, न गवाही देने जाए न FIR लिखाए हुए, दे आर टोटली इनडिफरेंट। इसकी वजह से 2% के हौसले बढ़े रहते हैं। फिर हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, जैसे पुलिस उसका अंग है, पुलिस है, प्रोसिक्यूशन है और इसके बाद कोर्ट्स हैं, जेल हैं, इसमें अपराधी ने ये समझ लिया है कि ये बिल्कुल चरबरा के बैठ गया है, इसमें कोई सजा नहीं होनी, पुलिस पकड़ भी लेगी, मान लीजिए अभी इसको 24 घंटे रखेगी, अदालत भेजेगी, जमानत हो जाएगा, 20 साल तक ट्रायल चलेगा। यही गवाह पब्लिक वाले जो FIR लिखाने वाले गवाह ये मुकर जाएंगे या नहीं इंटरेस्ट लेंगे, वो आदमी छूट जाएगा। तो वो जानता है कि डर नहीं रह गया है, पुलिस के डर से नहीं काम चलता, पूरे सजा का डर होना चाहिए, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का, सरकार के इकबाल का डर होना चाहिए कि नहीं सजा पाएगा, वो नहीं है, वो भय मुक्त हो गया है, अपराधी भय मुक्त है, जनता भयभीत हो गई है। और हमारे जो भाग्य विधाता हैं, जो हमारे लेजिस्लेटर्स हैं, वो उसी सिस्टम का हिस्सा बन गए हैं। हम लोग चुनते ऐसे, चुनते क्यों है ऐसे आदमियों को? आप लोग चुनते हैं, आप ही चुनते हो, फिर इसके बाद आप चुप हो जाते हो 5 साल के लिए। तो जनता की बड़ी भारी जिम्मेदारी है, सो के नहीं रहेगा, रेवोल्यूशनरी एटीट्यूड रखिए, देखिए सुधरेगा सब। ऐसे नहीं है कि ये 2% आपके ऊपर हावी रहेंगे, आप उनको लड़िए। बहुत से लोग लड़ते भी हैं उनसे, अपराधियों से मुचैटा भी लेते हैं, थोड़ी बहुत नुकसान होता है, पर आफ्टर समबडी हैज टू टेक द लीड। आप नहीं तो क्या उत्तर प्रदेश, अच्छा ठीक है गुप्ता साहब, आप बार बार पॉलिटिशियंस को कह रहे हैं, हमारे साथ चूंकि कोई पॉलिटिशियंस नहीं है इस समय इस डिबेट में, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश के जो IPS अधिकारी हैं, जो पुलिस अधिकारी हैं, अगर या IAS PCS ही हैं, वो अपने काम को ईमानदारी से करना चाहें, तो आपने कहा कि एक तो उनको साइडलाइन कर दिया जाएगा, बाहर फेंक दिया जाता है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या उत्तर प्रदेश की जो सरकार है वो किसी भी पार्टी की हो, केवल इसी पार्टी की नहीं, तो क्या अधिकारी इतने ज्यादा मजबूर हैं या उनके पास ऐसे कोई रास्ते नहीं हैं कि वो ईमानदारी से अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर पाए? मतलब क्या उत्तर प्रदेश, क्या सरकारें इस्तीफा ले लेंगी या कितनों को बाहर करेंगी? पहले के नहीं तो वो काम ही करने। अगर आपने मुजफ्फरनगर या किसी जिले में एक बार राइट हुए, 5-5 SP DM बदले गए 1 महीने में, तो वो किसी को काम ही नहीं करने थे कि भाई अगर आइदर यू टो आवर लाइन और यू गेट और लॉस्ट, तो फिर आदमी समझौता कर लेता है। नौकरी तो कर ही रहा, पर उसका परिवार है, ही हैज टू सर्वाइव। तो बताया ना कि यह तो कास्टिस्ट रहा, उन्होंने पहले ही अपने ग्रुप के लोगों को लगा दिया है, कास्टिज्म हो, कम्युनलिज्म हो या फिर पैसा देके करप्शन, 3 ही रह गए। ईमानदार जो प्रोफेशनल अधिकारी है उसकी डिमांड कम हो गई है, ये तो आप सभी जानते हो, कोई नई बात थोड़ी मैं कह रहा हूं। तो ये अगर इसीलिए पुलिस रिफॉर्म्स की बात सुप्रीम कोर्ट ने कहा, पुलिस कमीशन ने कहा, कोई मानता ही नहीं है कि भाई अच्छे अफसर चुनो, दरोगा से लगा के DG तक के लिए एक सिक्योरिटी कमीशन वाले चुने, बढ़िया 2 साल का टाइम दे। अभी तो वहां 2-2 महीने में ट्रांसफर होते हैं, आप देख ही रहो। इलेक्शन में पहले कोई अफसर गया है, इलेक्शन के बाद फिर वापस हो जाएंगे। तो ये तो ट्रांसफर एक इंडस्ट्री अच्छी खासी यहां चल रही है, इसकी वजह से कोई आदमी काम ही नहीं कर पा रहा है। काम जो करता है उसको नहीं करने देते, चाहे हटा देते हैं, चाहे धमकाते, चाहे सस्पेंड कर दो। तो इस तरह का माहौल क्यों बन गया है? क्योंकि जनता उदासीन है, जनता ने बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लिया गवर्नेंस में। ठीक है, इलेक्शन में एक बार हिस्सा लेके बैठ गए। अब IPS IAS अफसर है, वो भी गवर्नमेंट सर्वेंट है, उसके फैमिली है, अगर आप 50 बार ट्रांसफर उसको करते रहोगे, हटाते रहोगे, सस्पेंड करोगे, तो वो भी उसी लाइन में पड़ जाता है। दीज आर द ह्यूमन, क्यों उसी को क्यों ब्लेम करते हो आप? गवर्नर अगर अच्छा चीफ मिनिस्टर होगा, पॉलिटिकल बॉस होगा, तो नीचे अपने आप सोचा जाएगा, ईमानदार होगा, ईमानदारी आएगी, प्रोफेशनलिज्म काम करेगा, न्यूट्रलिटी से तो अधिकारी भी न्यूट्रल होंगे। नहीं तो इसमें केएल गुप्ता साहब, इसमें ये भी है, मेरे पास जानकारी है, उत्तर प्रदेश के बहुत सारे ऐसे प्रशासनिक अधिकारी हैं जो ये मोटी मोटी गड्डी लेकर के मंत्रियों विधायकों पंचन तल पर जाते हैं और गलियारों में सत्ता के घूमते हैं और वहां से अपनी ट्रांसफर पोस्टिंग या अपने लिए मौके की जगह तलाशते हुए वो खुद घूस देते हैं, खुद कमीशन पाते हैं। मतलब स्थिति तो ये हुई है कि एक शख्स ने अभी 5 लाख रुपया देकर एक जगह पे अपना ट्रांसफर लिया, अगले ने 10 लाख रुपया देकर उसका वहां से ट्रांसफर करवा दिया। उसको वहां जाना नहीं था, लेकिन उसको बैठने भी नहीं देना था। बिल्कुल ही बड़ा कॉमन हो गया, ये तो बड़ा कॉमन हो गया है। भ्रष्टाचार की सारी जो गंगा है वो ऐसा क्यों कह रहे हैं आपके पॉलिटिशियंस ही बाहर हैं? अरे करप्ट तो आपके अधिकारी भी हैं। अरे यार हद हो गई।
नहीं, आप क्यों नहीं समझते? पॉलिटिशियन पैसा नहीं लेगा तो अफसर कैसे दे? उसी को जेल भिजवा दो, वहीं पकड़ के गिरफ्तार करा दो। वो लेता है ना, तभी तो देने जा रहा है। बोथ है, इसमें दोनों उसके शामिल हैं। वो अधिकारी कलेक्टर, एसपी या किसी मतलब सेंसिटिव अफसर की पोस्टिंग में पैसा ले रहा है, तभी तो देने कोई जा रहा है। यही तो मैं चाहता था कि आप ये कहिए कि दोनों शामिल हैं, दोनों शामिल हैं। गलत ताली एक हाथ से नहीं बज रही। मैंने बताया था कास्टिंग, कम्युनलिज्म और करप्शन, तीनों है बताया। कास्टिंग, कम्युनलिज्म एंड करप्शन, तीन ही के नाम पर यहाँ मतलब वो आदमी फ्लरिश करता है, सर्वाइव करता है, थ्राइव करता है। और सब जो है वो न्यूट्रल जो होते हैं, जो ईमानदारी और जो हम लोग क्लास में सीख कर आते हैं ट्रेनिंग में, वो लेके घर बैठे रहो, किनारे बैठे रहो, और या तो दिल्ली की तरफ चले जाओ। यही बता रहा हूं। और क्या कह रहे हैं? ये सिस्टम क्यों हो गया है? क्योंकि आपने फ्री हैंड दे दिया सबको। ना जागरूकता जहां भी है ना, जनता में, प्रेस में, मीडिया में, एवरीबडी शुड बी वॉचफुल। और देखिए सिस्टम कहां जा रहा है। ये 10-15 साल बिगड़ा, पहले तो ऐसा नहीं होता था, इस तरह थोड़ी होता था। हम लोगों ने तो नौकरी शुरू से किया है, काफी दिन ठीक ठाक रहा, बाद में बिगड़ गए हैं। अब उनको सुधारने की जिम्मेदारी सभी की है। उत्तर प्रदेश का उपचुनाव मोदी वर्सेस मुलायम बनकर रह गया, क्योंकि यहां दोनों ही पार्टियों के लिए यह नाक की लड़ाई बन चुका है। बीजेपी जहां फिर से अपनी कामयाबी दोहराने की उम्मीद में है, तो वहीं समाजवादी पार्टी के लिए जीत इसलिए जरूरी है ताकि वो लोकसभा चुनाव में मिली हार के गम को कम कर सके। समाजवादी पार्टी की जो अभी रिपोर्ट आ रही है, उससे लगता है कि सब सीटें जीतेंगे। 2014 लोकसभा चुनाव में बुरी हार का सामना करने वाली समाजवादी पार्टी के लिए उपचुनाव नाक की लड़ाई है। अब जब फैसले का इंतजार है, तो चुनाव में हिस्सा ले रही सभी पार्टियां अपनी जीत के दावे कर रही हैं। इस अग्नि परीक्षा में अपनी जीत का मुलायम सिंह यादव को पूरा भरोसा है, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि ये जीत आसान नहीं होगी। उत्तर प्रदेश के जिन 11 सीटों पर विधानसभा के चुनाव हुए हैं, उनमें से 10 सीटों पर 2012 में बीजेपी के विधायक जीते थे, तो वहीं एक सीट अपना दल के खाते की है, जो बीजेपी की सहयोगी पार्टी है। यानी बीजेपी ने अगर इन 10 सीटों पर उस वक्त जीत हासिल की थी जब बीजेपी पूरे सूबे में हाफ सेंचुरी भी नहीं लगा पाई थी। अब हालात दूसरे हैं। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी तमाम रिकॉर्ड तोड़ चुकी है, और अगर मोदी लहर का थोड़ा सा भी असर बाकी है, तो विधानसभा चुनाव की ये लड़ाई मुलायम सिंह यादव के लिए कतई आसान नहीं है। मैनपुरी लोकसभा सीट के लिए मुलायम सिंह यादव और उनके पूरे परिवार ने एड़ी चोटी का जोर लगाया है, ताकि बीजेपी के जातीय समीकरण बिठाते हुए शाक्य उम्मीदवार उतारे जाने की चाल की काट निकाली जा सके। हालांकि ये चाल कितनी कामयाब होगी, ये 19 को मतगणना के बाद ही साफ हो पाएगा, लेकिन मैदान में उतरे सभी उम्मीदवारों को अभी से जीत का भरोसा है। के लोगों ने कभी सांप्रदायिक लोगों का साथ नहीं दिया, आज तक बीजेपी का खाता यहाँ पर नहीं खुल पाई है, और इस बार ही मुझे उम्मीद है कि इन सांप्रदायिक शक्तियों को दूर रखने के लिए समाजवादी पार्टी पक्ष मतदान। कहने को तो ये उपचुनाव है, लेकिन इसे 2017 के विधानसभा चुनावों का ट्रेलर माना जा रहा है। यानी इस मुकाबले के नतीजों पर ही 2017 में नई सरकार की पटकथा लिखी जाएगी, और एसपी को पूरा भरोसा है कि इस उपचुनाव में साइकिल सबको पीछे छोड़ देगी। हम लोग 8 to 10 एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और मैनपुरी की सीट तो जीतनी है, जीतेंगे। ये नतीजे समाजवादी पार्टी के पूरे पक्ष में होंगे। मैनपुरी लोकसभा भी जीतना है, और उत्तर प्रदेश की 11 विधानसभा में अधिकांश सीटें, मुझे तो लगता है सभी सीटें जीत। वहीं बीजेपी को भी मोदी नाम का सहारा है, और केंद्र सरकार की 100 दिन की उपलब्धियों का आसरा है, और इनके बलबूते वो अपनी जीत का दावा कर रही है। भारतीय जनता पार्टी को जनता का व्यापक समर्थन प्राप्त है, और ये सीट हम अच्छे मार्जिन से जीतने जा रहे हैं। और न केवल ये सीट, उत्तर प्रदेश में उपचुनाव की सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। यानी मैनपुरी के बहाने अगर मुलायम सिंह के परिवार की साख दांव पर लगी है, तो विधानसभा की 10 सीटों के जरिए उस लहर की अग्नि परीक्षा साबित होने वाली है, जिसके जरिए बीजेपी ने 3 दशक बाद पहली बहुमत की सरकार दिल्ली में बनाई है। यानी धड़कनें दोनों खेमों में तेज हैं। दोनों दल नतीजों का इंतजार कर रहे हैं। दोनों पक्ष यकीनन ये दुआ कर रहे होंगे कि इस परीक्षा में उनका बेड़ा पार लग जाए। अगर गणित जरा भी बिगड़ा, तो सूबे में कद नापने की नई सियासी प्रतियोगिता शुरू हो जाएगी, और यकीनन इसके भी केंद्र में मोदी और मुलायम ही होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
तो मोदी और मुलायम की इस घमासान पर चर्चा के लिए हमारे साथ के विक्रम राव साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, लखनऊ से जुड़े हैं। राव साहब, बहुत स्वागत है आपका। राव साहब से हम सवाल जवाब का दौर शुरू करें, इससे पहले आज क्या आंकड़ा रहा है विधानसभा उपचुनाव और एक लोकसभा सीट पर, जरा जान लेते हैं। 11 विधानसभा सीटों पर 53.18%, जबकि 2 जिलों की मैनपुरी लोकसभा सीट पर 56.80% मतदान हुआ। लखनऊ पूर्व विधानसभा सीट पर 34% मतदान हुआ है। विधानसभा सीटों और एक लोकसभा सीट पर जो मतदान हुआ वो पिछले बार के मुकाबले वोटर टर्नआउट काफी कम रहा है। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी से बात की जी मीडिया संवाददाता अमिता पारू ने। यूपी की 11 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पे मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया है। हमारे साथ प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी उमेश सिन्हा जी हैं। सर, स्वागत है आपका जी मीडिया में। जिस तरह से चुनाव हुए सर, उपचुनाव में वोटिंग परसेंटेज हमेशा कम रहता है, उसको लेकर आप लोगों ने कवायद भी की थी कि ज्यादा से ज्यादा वोट पड़े, क्या कहेंगे जिस तरह से चुनाव? पहली बात तो कि अच्छी बात है कि बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से बिना किसी कठिनाई के आज बाई इलेक्शंस कंप्लीट हुए। और कल स्पेशली जो बारिश को लेके थोड़ा अंदेशा हो रहा था कि आज यदि बारिश ज्यादा हुई तो कठिनाई हो सकती है, तो वो मौसम ने भी मेहरबानी की और आज ज्यादातर जगहों पे बारिश, मौसम खुशनुमा रहा और हल्की बूंदाबांदी जरूर कुछ जगहों पे हुई थी, लेकिन उसके बाद से लगातार मौसम भी अच्छा रहा। और जहां तक टर्नआउट की बात है, कुछ जो नगरीय क्षेत्र है, स्पेशली नोएडा है या लखनऊ है, उन बड़े शहरों में टर्नआउट कम रहा है, लेकिन अन्य जगहों पे जो टर्नआउट रहा है वो ठीक रहा है। कल 11 बजे से स्क्रूटनी होगी, जिसमें ऑब्जर्वर्स पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ जो आज पोलिंग हुई है उसके संबंध में स्क्रूटनी करेंगे, जांच करेंगे। इसी तरह की कोई बड़ी शिकायत या नहीं, बड़ी शिकायत कोई नहीं प्राप्त हुई। और व्यवस्था जानते हैं कि सिक्योरिटी की भी पूरी व्यवस्था बिल्कुल चाक चौबंद व्यवस्था थी। काउंटिंग को लेकर अब क्या तैयारी? काउंटिंग देखिए 16 तारीख को 8 बजे प्रातः से काउंटिंग प्रारंभ हो जाएगा सभी बाई इलेक्शंस के क्षेत्र में, और मुझे लगता है कि 16 तारीख की दोपहर तक नतीजे आ जाएंगे। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। तो मुख्य निर्वाचन अधिकारी ये बता रहे हैं कि 16 तारीख को काउंटिंग की पूरी तैयारी कर ली गई है, इंतजार अब उसी का है, लेकिन इतना जरूर है कि थोड़ा मौसम की वजह से जो शहरी क्षेत्र हैं वहां पर वोट कम पड़े हैं। कैमरामैन दिवाकर के साथ अमिता पारू, जी मीडिया, लखनऊ। मैनपुरी में मतदान शांतिपूर्ण तरीके से हुआ, हालांकि उम्मीद के मुताबिक वोटर्स नहीं आए। जायजा लिया जी मीडिया संवाददाता अनुराग चड्ढा ने। उपचुनाव का मतदान खत्म हो चुका है। अगर हम आपको मैनपुरी लोकसभा सीट पर हुए मतदान के बारे में सिलसिलेवार बताएं तो सुबह के वक्त हमें यहां पर मतदान केंद्र पर बहुत ज्यादा लोगों की भीड़ दिखाई दे रही थी। उस वक्त ऐसा लग रहा था कि जिस तरीके से लोग मतदान में रुचि ले रहे हैं उसके बाद मतदान का प्रतिशत काफी ऊंचा जाएगा, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ता गया वैसे वैसे लोगों की भीड़ मतदान केंद्रों से नदारद लगभग होती नजर आई। शायद यही वजह रही कि पिछली बार की अपेक्षा इस बार का मतदान प्रतिशत काफी कम रहा। अब इस कम मतदान प्रतिशत के बाद जो राजनीति से जुड़े लोग हैं वो अपने अपने पक्ष में आंकड़े गिन रहे हैं कि कम मतदान प्रतिशत हुआ है तो इसका फायदा किसको मिलेगा। लेकिन अगर हम समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी पूरी ताकत से यहां पर चुनाव लड़ी, वहीं जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं वो भी अपनी ताकत को कम नहीं मान रहे थे। उनको कहीं ना कहीं मोदी सरकार के जो 100 दिन थे, 100 दिन में जो मोदी सरकार ने देश में काम किया तो उस पर उनको बहुत ज्यादा उम्मीद है कि जो हिंदू वोट का पोलराइजेशन है वो बीजेपी के पक्ष में हुआ है। वहीं समाजवादी पार्टी ने यहां पर विकास के नाम पर वोट मांगा। सुबह से लेकर दोपहर तक समाजवादी पार्टी से जो जुड़े बड़े नेता थे, चाहे मुलायम सिंह यादव हो, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हो या डिम्पल यादव हो, सभी लोग यहां पर आए और उन्होंने अपना वोट कास्ट किया। तो मतदान पूरी तरह से खत्म हो चुका है। अब देखना होगा कि जब काउंटिंग होगी तो जो जीत का सेहरा है वो किसके सिर पर बंधेगा। मैनपुरी से कैमरामैन शिवशंकर के साथ अनुराग चड्ढा, जी मीडिया। के विक्रम राव साहब हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं। राव साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि आज जो उपचुनाव हुआ है उसमें जिस तरीके से एक तो वोटर टर्नआउट काफी कम रहा है, परसेंटेज उसके पीछे वजह अलग अलग बताई जा रही हैं, लेकिन क्या आप इसके मायने देखते हैं, इसके जो नतीजे आएंगे वो किस तरफ इशारा करेंगे?
शेखर, पहली बात तो ये है कि वो उमंग, वो उफान नहीं था जो पिछले चुनाव में था लोकसभा के, तो ये तो एक खास गौरतलब बात है। लेकिन इतना भी जरूरी है देखना कि जहां लोअर पोलिंग परसेंटेज हुआ है वहां नुकसान होगा उन पार्टियों को जिन्होंने सीटें जीती हैं, जैसे मैनपुरी। अब मैनपुरी में अगर मुलायम सिंह यादव की समाजवादी पार्टी जीत भी गई तो 3 लाख की मार्जिन तो रहेगी नहीं जो पिछली बार थी, और 1,00,000 1,50,000 तो इसके माने यही होंगे कि समाजवादी पार्टी के वोटरों की संख्या घटी है। उसी प्रकार लखनऊ में जो कलराज मिश्रा की सीट थी वहां बहुत ही कम पोलिंग हुई है। वहां अगर भारतीय जनता पार्टी सीट निकाल ले जाती है तो यह आश्चर्य होगा कि इतनी कम पोलिंग पर भी गोपाल टंडन सीट निकाल लेंगे। लेकिन बाकी जगहों में हम लोग देखें जहां जहां पोलिंग कम हुई है, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक सवालिया निशान जरूर लगा देती है, शंका पैदा कर देती है, क्योंकि ज्यादा पोलिंग हुई थी पिछली बार तो भारतीय जनता पार्टी जीती भी थी। हालांकि एक फैक्टर जरूर है कि विधानसभा चुनाव के 2012 में ये सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती थी और अच्छे वोटों से जीती थी, जिसके माने ये है कि जब दुख के समय पार्टी जीत गई, जब वो हार रही थी, तो आपकी भी उसके हारने की इतनी आशंका तो नहीं है, लेकिन मार्जिन जरूर कम होगा। यहाँ शेखर, आपने जो कहा संकेत के बारे में, अगले महीने राज्यसभा का चुनाव हो रहा है यूपी से। भारतीय जनता पार्टी के 48 विधायक हैं, उन्हें 42 सीटें चाहिए कम से कम एक सदस्य भेजने के लिए। अगर इनको 8-9 सीटें कट गई इनकी 11 में, तो इनको राज्यसभा में भेजने के लिए भी कठिनाई पैदा हो सकती है। और वही बात समाजवादी पार्टी के लिए भी है कि 6ठी सीट राज्यसभा का जीतने के लिए अगर इनमें से 11 में से कुछ सीटें इनको मिल जाती है तो बोनस होगा, वरना 6ठी सीट राज्यसभा की जीतने के लिए कोई जोड़ तोड़ करना पड़ेगा समाजवादी पार्टी को। तो ये विधानसभा के उपचुनाव का सीधा असर पड़ेगा अगले महीने होने वाले राज्यसभा चुनाव में, और 2 साल बाद होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए एक सूचक, एक संकेत, एक संदेश होगा ये परिणाम जो परसों आने वाले हैं। दंगे से प्रभावित सहारनपुर में भी मतदान के शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराए जाने को लेकर आशंकाएं जताई जा रही थी, इसलिए प्रशासन चुनाव के दौरान पूरी तरह से मुस्तैद रहा और चुनाव के दौरान कोई भी अप्रिय घटना नहीं घटी। सहारनपुर जिलाधिकारी से बात की जी मीडिया संवाददाता अनुज ने। हमारे साथ बात करने के लिए सहारनपुर के जिला निर्वाचन अधिकारी इंद्रवीर सिंह यादव जी हैं, आइए बात करते हैं। हाँ सर, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा कि लगभग शांतिपूर्ण तरीके से पूरे दिन मतदान प्रक्रिया चली है। पिछले दिनों में यहाँ पर दंगे हुए थे, प्रशासन भी अलर्ट था, कितनी बड़ी चुनौती थी आपके लिए और आपके पूरे स्टाफ के लिए शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव कराना? निश्चित रूप से ये चुनाव चुनौतीपूर्ण था और हमने पूरी मुस्तैदी के साथ पर्याप्त पुलिस बल यहाँ तैनात करते हुए और बहुत अपने सेक्टर्स को छोटा छोटा बनाया था ताकि हमारे ऑफिसर्स का मूवमेंट बहुत जल्दी जल्दी क्षेत्र में होता रहे, और पूरे दिन पूरी तरह से शांतिपूर्ण मतदान हुआ है। पूरे विधानसभा क्षेत्र में किसी जगह भी कोई एक छोटी सी भी वारदात ऐसी नहीं हुई है जिसका उल्लेख किया जा सके। पूरी तरह से शांतिपूर्ण मतदान हुआ। आपने इससे पहले भी कई चुनाव में जिम्मेदारियां संभाली होंगी अलग अलग जगह पर, क्या बाकी के चुनाव से ये चुनाव कितना टिपिकल था? और आपके लिए जिस तरह से लगातार मीडिया में भी सहारनपुर दंगा एक बड़ी खबर बन गया था, लोगों को भी आशंका थी, लोगों के मन में भी दहशत थी कि क्या ये चुनाव हो पाएंगे या असामाजिक तत्व हो सकता है कहीं न कहीं सक्रिय न हो जाए, आपके लिए पर्सनली कितना चुनौती था और कैसे ये टारगेट एक्सेप्ट किया? देखिए, हर चुनाव अपने आप में चुनौतीपूर्ण होता है। यह चुनाव भी उसी रूप में चुनौतीपूर्ण था, और जिस चुनौती की जो आवश्यकताएं होती हैं उसके हिसाब से तैयारी की जाती है, उसी हिसाब से हमने तैयारियां की थी और उसके अनुरूप ही हमको परिणाम मिले हैं। पूरी तरह से शांतिपूर्ण मतदान हुआ है। क्या आपने सेंसिटिव एरिया में एक्स्ट्रा फोर्स डिप्लॉयमेंट किया था? हाँ, सेंसिटिव एरिया में हम लोगों ने एक्स्ट्रा फोर्स डिप्लॉयमेंट किया था और वो अभी भी लगा हुआ है, आगे भी लगा रहेगा। जब जब उसकी आवश्यकता होगी फोर्स का डिप्लॉयमेंट रहेगा। बिल्कुल, तो ये थे हमारे साथ यादव जी, जिनका साफ कहना था कि दंगे के ठीक बाद सहारनपुर विधानसभा में उपचुनाव कराना प्रशासन के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी और इसमें प्रशासन पूरी तरह से कामयाब हुआ है। कैमरामैन राजेंद्र सिंह के साथ अनुज शुक्ला, जी मीडिया, सहारनपुर। हमीरपुर में भी कड़े बंदोबस्त के बीच मतदान हुआ, जायजा लिया जी मीडिया संवाददाता ब्रजेश ने। बुंदेलखंड की दोनों विधानसभा सीटें चरखारी और हमीरपुर में समाजवादी पार्टी और भाजपा ने अपनी
साख दांव पर लगा रखी है। आखिर नतीजे क्या होंगे ये तो परिणाम आने पर ही पता चलेगा, लेकिन जो सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि चुनाव सकुशल संपन्न हुए। हाँ, इस बार जो वोटर परसेंटेज है उसमें खासी कमी आई है। जिस तरह हमीरपुर का वोटर परसेंटेज 50% के आसपास है, तो वहीं चरखारी ने कुछ कम से कम पिछली बार की तुलना में बराबरी करती दिखाई दी और लगभग 60% के आसपास वहां मतदान हुआ है। लेकिन दोनों ही जगह मतदान सकुशल हुआ। कुछ एकाध जगहों को छोड़ दिया जाए जहां पर वोट बहिष्कार की खबरें आई, उसके अतिरिक्त ना कहीं कोई झड़प हुई और पूरी तरीके से मामला शांतिपूर्ण ही निपटा। अगर यहां टक्कर की बात की जाए तो जिस तरीके से जब वोटिंग शुरू हुई थी तब माना जा रहा था कि शायद मामला त्रिकोणीय हो सकता है, लेकिन आखिरकार अब अगर हमीरपुर की बात करें तो हमीरपुर में पूरी तरह मुकाबला समाजवादी पार्टी और भाजपा के बीच में आकर के टिक गया है, तो वहीं चरखारी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में सीधी टक्कर दिखाई दे रही है। अब नतीजे तो ईवीएम का रिजल्ट खुलने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन फिलहाल चुनाव सकुशल संपन्न हो गया है। हमीरपुर से कैमरामैन मिथिलेश के साथ ब्रजेश श्रीवास्तव, जी मीडिया। और हमारे साथ के विक्रम राव साहब जुड़े हुए हैं लखनऊ से। राव साहब, आपसे समझना चाहेंगे कि इस बार इस चुनाव में बीएसपी ने पार्टिसिपेट नहीं किया है, बीएसपी शामिल नहीं थी, तो इसको किस तरह से देखा जाए कि अब जो उनका इंटैक्ट वोटर रहा है वो समाजवादी पार्टी ने भी रिझाने की कोशिश की है, बीजेपी ने भी की है और जो बाकी लोग थे उन्होंने भी अपनी तरह से कोशिश जरूर की है, तो आखिर इसके मायने क्या होंगे कि आपकी एक मेजर पार्टी इस चुनाव में है ही नहीं? हाँ, तीन पार्टियां हैं शेखर सही माने में जिन्होंने भाग नहीं लिया है। बहुजन समाज पार्टी तो रण छोड़ के चली गई, वो शुरू में ही। हालांकि मायावती ने यह ऐलान किया था कि वो एक न एक उम्मीदवार को चुनेंगी और कहेंगी उनसे, मतदाताओं से, कि उनको वोट दें, कोई निर्दलीय होगा, ये कोशिश की गई थी। लेकिन ये बाध्य नहीं है बहुजन समाज पार्टी के समर्थक वोटर कि उस निर्दलीय को वोट दें। अब उन्हें किसको वोट दिया है अपनी पसंद के मुताबिक, राग देश के मुताबिक हो सकता है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी का चुनाव न लड़ना एक बहुत बड़ी रिक्तता पैदा कर देता है इस चुनाव मतदान में, और इसीलिए हो सकता है कि मतदान का प्रतिशत भी कम हुआ है बहुजन समाज पार्टी के वोट में भाग न लेने के कारण, ये भी कहा जा सकता है। लेकिन पश्चिम उत्तर प्रदेश में अजीत सिंह की आरएलडी और कांग्रेस पार्टी, जिसके हर क्षेत्र में 5 से 8% वोट है, उनका भाग न लेना ये दिखाता है न केवल कम पोलिंग का, बल्कि यही कि लोगों ने बिल्कुल मैदान छोड़ दिया दो पार्टियों के लिए, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के लिए। तो इनके पे क्या असर पड़ेगा? तो राव साहब, इस हिसाब से ये जो उपचुनाव है ये बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट इसमें देखने को मिल रहे हैं। इस लिहाज से अब अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश में जो ध्रुवीकरण, सांप्रदायिकरण, इन सारी चीजों की बात हो रही थी, ये भी हम लंबे समय से देख रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से शुरू होता है और आखिर तक ये चला जाता है। इसी कार्यक्रम में हमने अभी जब पहले चर्चा की तो इसमें कानून व्यवस्था और जिस तरीके से फिरोजाबाद में एक तमंचा दिखा करके एक डकैत ने पुलिस वालों को भगा दिया, बदमाश ने भगा दिया, ये तमाम मसले थे। तो अब सवाल ये है कि आज जिन लोगों ने वोट डाले हैं वो क्या सोच करके डाले होंगे? अब इसमें बीजेपी और समाजवादी पार्टी की जितनी जितनी सीटें निकलती हैं उसके क्या क्या मायने निकाले जाएंगे? ने बहुत सही संकेत दिया शेखर आपने। ये तो अगर ध्रुवीकरण हुआ है सांप्रदायिक हिंदू मुस्लिम का, तो बहुजन समाज पार्टी, आरएलडी, कांग्रेस ने क्यों नहीं रोकने की कोशिश की? आखिर ऐलान कर सकते थे कि वो फलाना पार्टी के समर्थन देंगे ताकि पोलराइजेशन ना हो, वो भी नहीं किया इन तीनों पार्टियों ने, तो कोताही इनकी हुई। उसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम तो है ही, उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा मसला रहा जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को मदद मिली इस बार भी, जैसे 2007 में मायावती की मिली थी, वही चढ़ गुंडन की छाती पे वाली नारा लगाया था। तो शेखर, मुझे लगता है कि तीनों पार्टियों ने सांप्रदायिक ध्रुवीकरण रोकने की कोशिश नहीं की, इसका खामियाजा वो भुगतेंगे विधानसभा चुनाव में 2 साल बाद। और भारतीय जनता पार्टी ज्यादा पोलिंग नहीं करा पाई, इसका भी उस पर असर पड़ेगा। तो हो सकता है समाजवादी पार्टी की स्थिति के चुनावी संकेत ज्यादा बेहतर हों, लेकिन सारे समीकरण गड़बड़ा जाते हैं कम पोलिंग की वजह से, ये हमें नहीं भूलना चाहिए शेखर।
रोहनिया विधानसभा सीट पर इस बार पिछली बार के मुकाबले कम मतदान हुआ है। अफसरों के मुताबिक खराब मौसम की वजह से ऐसा हुआ। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अमित। रोहनिया विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान थम चुका है। करीब 55% मतदाताओं ने अपने मत का इस्तेमाल किया है, जो कि पिछले विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव की तुलना में करीब 5% कम है। जो मेन गेट है मतदान स्थल का वो बच चुका है और मतगणना स्थल तक ईवीएम मशीनों को पहुंचाने के लिए प्रशासनिक तैयारियां अंदर चल रही हैं। किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं है। रोहनिया विधानसभा उपचुनाव में जो सीधी लड़ाई है वो समाजवादी पार्टी के महेंद्र पटेल और बीजेपी अपना दल गठबंधन की श्रीमती कृष्णा पटेल के बीच है। कहीं कहीं मिंटू सिंह भी इस पूरे लड़ाई को त्रिकोणात्मक बना रहे हैं। बीजेपी अपना दल गठबंधन इस उपचुनाव के सहारे अगर परिणाम अपेक्षित आते हैं तो 2017 की चुनावी वैतरणी पार करने की कोशिश करेगी। लिहाजा ये उपचुनाव उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। चूंकि प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है रोहनिया, लिहाजा इस उपचुनाव के नतीजे प्रधानमंत्री की ताकत से भी जोड़कर देखा जाएगा। कैमरा पर्सन बाबूलाल के साथ अमित कुमार, जी मीडिया, वाराणसी। एक बार फिर से रुक करते हैं कि विक्रम राव साहब हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं। राव साहब, ब्रेक से जाने से पहले हमने जो सवाल छोड़ा था कि उपचुनाव में अक्सर ये देखा गया, ये ट्रेंड रहा है कि जिसकी सरकार रहती है राज्य में आमतौर पर जीत भी उसी पार्टी की हो जाती है। तो क्या ये ट्रेंड एक बार फिर से फॉलो होगा? और खासतौर से बिहार में जिस तरीके के नतीजे आए हैं, क्या उससे हम उत्तर प्रदेश की राजनीति को भी जोड़कर देख सकते हैं? निश्चयात्मक तौर पे तो शेखर ये बात नहीं कही जा सकती, लेकिन बिहार में और उत्तराखंड में जो मतदान हुए थे और उसमें प्रदेश की सत्तारूढ़ पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, केंद्र में जिसको वोट मिला था लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी, उसके समर्थकों ने जरूर भाजपा के खिलाफ वोट दिया, क्योंकि उत्तराखंड में और बिहार में राज्य नहीं केंद्र के खिलाफ वोट पड़े हैं और भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त मिली है। अगर यही देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो सकता है, वही उत्तराखंड और बिहार के पैटर्न पर, और समाजवादी पार्टी को लाभ हो सकता है। क्योंकि हो सकता है कि 3 महीने में भारतीय जनता पार्टी और लोकसभा के वोटिंग पैटर्न से लोग उकता गए हों, ऊब गए हों, कुछ नाराज हों, अच्छे दिन नहीं आए हैं कह के बीजेपी के खिलाफ वोट डाल सकते हैं। इसका एक प्रारंभिक संकेत इसलिए मिला है कि वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है। लेकिन अब ये कहना है कि राज्य सरकार इसमें थी, उसकी भी मतदान होगा, मुझे नहीं लगता है कि राज्य सरकार का इसमें सीधा होगा, क्योंकि 3 सब सीटें भारतीय जनता पार्टी की थी। लेकिन शेखर, यहाँ एक बात हमें और गौर करना होगा कि मुद्दे क्या थे लोगों के सामने। पश्चिम यूपी में तो फिर वही ध्रुवीकरण आ गया था और लोगों के भाषण से, खासकर गोरखपुर के महंत के बयान से साफ हो गया था कि किसको कहाँ वोट देना है। और अमित शाह के एक दिन पहले छूट जाने से भी असर पड़ा है लोगों की सोच पर। तो ये जो बाहरी फैक्टर्स आए, तथ्य आए, इसका कितना असर पड़ेगा ये तो देखना पड़ेगा परसों। लेकिन मुझे लगता है कि इनका निश्चित रूप से असर पड़ा है ध्रुवीकरण पर, पश्चिम यूपी में खासकर। शेखर, बिल्कुल राव साहब, और जिस तरह से बिहार में लालू और नीतीश एक साथ आ गए, उत्तर प्रदेश को लेकर भी बहुत सारी चर्चाएं हो रही थीं। हालांकि जैसा आपने बताया कि 3 पार्टियां तो इस चुनाव से अलग ही रहीं। सीधी लड़ाई अगर देखें तो समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच जाती हुई दिखाई दे रही है। तो इस स्थिति में क्या हम ये समझ सकते हैं कि जो आने वाला समय है, खासतौर से उत्तर प्रदेश के लिए विधानसभा चुनाव के लिहाज से, उसमें किसी तरीके की कोई इक्वेशन नहीं बनने वाली है, या बन सकती है, जिस तरीके के नतीजे होंगे उससे कुछ आगे की दिशा तय होगी? राजनीति में हर चीज संभव है, खासकर चुनावी राजनीति में। अब नीतीश और लालू एक दूसरे से इतनी घृणा करते थे, जब वो साथ आ सकते हैं तो मायावती मुलायम सिंह में क्या दिक्कत है साथ आने में? और
वो नारा खत्म हो गया अब कि यूपी की मजबूरी है, मायावती जरूरी है। वो जो अहंकार घमंड भरा नारा था मायावती की पार्टी का, वो खत्म हो गया है। मायावती समझ गई हैं, अब वो धरातल पर आ गई हैं, उन्हें नई सोच शुरू करनी पड़ेगी। और अगर मुलायम सिंह से वो समझौता करती है विधानसभा चुनाव में, तब तो भारतीय जनता पार्टी को रोका जा सकता है। नहीं तो मुझे लगता है ये अश्वमेधी घोड़ा चला है भारतीय जनता पार्टी का, इसको रोकना बहुत कठिन होगा उत्तर प्रदेश में, जब तक ये सारी पार्टियां बिहार के फॉर्मूला पे एक दूसरे से नहीं मिलती हैं और एंटी बीजेपी फ्रंट नहीं बनाती हैं। मेरा तो अभी आंकलन यही है, फिलहाल अभी तो 2 साल और है, तब तक क्या ऊंट किस कबर बदले बैठेगा ये तो कहने की बात है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर ये आत्मरक्षा के लिए सर्वाइवल इंस्टिंक्ट की वजह से ये पार्टियां नजदीक नहीं आती हैं, तो शेखर फिर कौन रहेगा? बहुत शुक्रिया राव साहब हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। उत्तर प्रदेश की जो विधानसभा है उसके भीतर सीमित संख्या है लोगों के चुनकर पहुंचने की, लेकिन उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा है, 20 करोड़ लोग यहां पर रहते हैं। वो अपना अच्छा और बुरा जरूर सोचेंगे, क्योंकि चुनाव का नतीजा जो भी हो, जिस पार्टी के हक में जाए या न जाए, नतीजा हमेशा नए सिरे से शुरुआत का मौका छोड़ता है। नमस्कार।